Hey guys, this is Dr. सौरभ जैन और आज मेरे साथ हैं सुयश. सुयश has scored a rank of 11,195. He is from UP. He has scored a mark of 596. And आज हम सुयश के दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं जो जो हम निकाल पाए हमारे लिए स्ट्रेटजी. एक्चुअली कुछ बात हमारी कन्वर्सेशन अभी हमारी हो ही रही थी सुयश से और मैं रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था. तो बीच से हम कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम जहां से हैं वहां से हम बहुत सारा कंटेंट जो प्रोवाइड कर पाएंगे आपको वो हम करेंगे. तो सुयश, जैसे हमारी बात चल रही थी, तो तुमने बहुत सारी चीजें मुझे बताई थी. एक चीज तो तुमने मुझे बोली थी कि क्या कहते हैं, पापा के साथ तुम्हारी बहस हो रही थी कि पापा ने कहा कि इसकी यूनिट सेकंड्स है, सेकंड्स नहीं हो सकती, मीटर पर सेकंड होगी, है ना. तुमने कहा कि नहीं, इसकी यूनिट सेकंड ही है. तुम्हारे वहां से तुम्हें समझ में आया कि हाँ, मेरा कहीं ना कहीं जाके शायद मेडिकल फील्ड की तरफ मेरा मन हो गया. पापा को समझ में आ गया था कि ये पढ़ लिख नहीं रहा है ना. हाँ हाँ वैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें एक बहुत फनी स्टोरी बताता हूँ. मेरा एक दोस्त था कोटा में मेरे साथ. वो किसी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था. तो वो बोलता था, भाई हमारा टीचर इतना अच्छा था कि उसने एस्केप वेलोसिटी बता रखी थी 8 किलोमीटर पर आवर. और बच्चे उससे पूछते थे कि सर 8 किलोमीटर पर आवर से तेज तो मैं साइकिल चला लेता हूँ. लेकिन वो टीचर अड़ा रहा कि 8 किलोमीटर पर आवर ही है ना. तो ऑनलाइन एजुकेशन से एटलीस्ट हमको ये है कि कम से कम हमको पता चल जाता है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या हाँ है ना. एंड डेफिनेटली तुमने जो मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे को दोस्ती नहीं छुड़वाते स्कूल की, तो शायद तुम आज जहां हो वहां तुम नहीं होते, नहीं, है ना. मुझे पता ही नहीं. है ना. सो डेफिनेटली यार, मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि आपका एक दोस्त हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, भले ही पढ़ाई में अच्छा ना हो, ना भी हो तो भी चलेगा. लेकिन उसका, हाँ, ना भी हो तो चल जाएगा. ऐसे खराब दोस्तों से दोस्ती रखने से मच बेटर है कि आप अकेले रहो, है ना. इट इज मच मच बेटर. सो डेफिनेटली. एंड तुमने जो स्कोर बताया, तुमने अपनी एक जर्नी शेयर करी थी, तो तुम एक बार फिर से अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो जो तुमने मुझे बताया था अभी, तो है ना. 11th 12th में सर मैंने ऑनलाइन प्योर किया था. और हाँ. और मैं सर एक बात बताना भूल गया था, मैं मैथ्स बायो दोनों से था, मेरा पीसीएम में. अच्छा, ओके. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके. तो तुमने क्या, फिर तुमने अभी आईआईटी का एग्जाम भी दिया था, मेंस भी दिया था तुमने? जेई मेंस दिया था, उसमें सर 96.4% आई थी मेरी. और ओके. क्योंकि सर मैथ्स मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, छोड़ दिया था पूरा, क्योंकि बोर्ड्स और जेई मेंस मैथ्स सर काफी डिफरेंट होती है. हाँ हाँ, तो हाँ ये हाँ था हाँ कि सर पापा मेरे डरते थे कि आयो उनका नहीं हुआ था तो वो भी डरते थे. उन्होंने मुझे उनकी फिजिक्स थी, इसलिए मैथ्स चिपका दी उन्होंने 2 साल मेरी. हाँ और हाँ मैथ्स ने हाँ बड़ा मतलब पूरा मेंटल स्टेटस खराब करके रखा मेरा. जब भी स्कोर ऊपर जाने वाला होता था, मैथ्स का एग्जाम आ जाता था, हाँ हाँ तो हाँ. सिलेबस कभी खत्म ही नहीं. वो तो यार है. वही तो. एग्जैक्टली यार, देखो, ये तो ये तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक साथ दो नाव पे चलने की कोशिश मत करो. एक्चुअली मैथ्स एंड बायो दोनों साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है. बोर्ड्स तक तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आती है तो आपको बहुत स्पेशलाइज तैयारी करनी होती है उस चीज की. या तो आप क्लास 9 10 से लगे हुए हो किसी चीज में, तो थोड़ा आपको उस चीज का एडवांटेज मिल जाता है. नहीं तो आज के टाइम पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आईआईटी और नीट दोनों को ले चलना बहुत मुश्किल है. मतलब आपकी किसी ना किसी एक एग्जाम में रैंक खराब होगी, हुई इसमें हुई या थोड़ा तो सा. नीट में खराब हुई. हाँ. थोड़ा सा फर्क हाँ. तो आता है. सो तो हाँ, थोड़ा सा नहीं यार, एक्चुअली हमारे तो इन एग्जाम्स में तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फर्क, बहुत फर्क हो जाता है. ये क्योंकि आपको 400 से 600 तक पहुंचने में जितनी मेहनत लगती है, एक्चुअली उतनी 600 से 650 तक पहुंचने में लगती है. ये तो है. हर अगला नंबर आपको बढ़ाने में उतना ही मेहनत लगती है, उतना ही रैंक आपकी इंप्रूव होती है. और एक एक नंबर कम आपका होता है, आपकी रैंक पीछे होती जाती ये है ना. सो सुरेश, जैसे तुमने मुझे बताया कि यू स्टार्टेड, तुमने मुझे फॉलो करना कब से शुरू किया था, इन विच मंथ अप्रोक्सीमेटली? शायद सर नवंबर से, में भी नवंबर या दिसंबर के आसपास. ओके. हाँ, जब से मैंने लाइव सेशंस लेना हाँ, शुरू किया तो उसके बाद तुमने देखा होगा मुझे, आप मेरी है में ना. आए थे तब से मैं रेगुलर हो गया उसके बाद. ओके गुड. हाँ, क्योंकि कोई ना कोई मुझे, क्योंकि कमेंट मुझे ध्यान आ रहा है, सुयश शायद तुम्हारा अकाउंट भी सुयश के नाम हाँ से ही हाँ, था. सुयश के नाम से. हाँ, तो मुझे ध्यान आ रहा है. और तुमने जो एग्जाम्पलर वाली चीज मुझसे पूछी, तो मुझे ये भी ध्यान है कि मैंने मना किया था कि मत करना, आप नहीं किया है तो हाँ हाँ, छोड़ वो दो. आखिरी दिन ही पूछी थी 20 जून के ऊपर. हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो सुयश, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था. ओके. फर्स्ट ड्रॉप में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है और तुमको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है. तो तुमने क्लास 12th में, जैसे तुमने बताया कि 2025 में तुम्हारे 496 मार्क्स थे और इस बार उतने ही टफ पेपर में तुम्हारे 596 मार्क्स हैं. हम्म. तो तुमने इस एक साल में क्या क्या चेंज किया एज अ ड्रॉपर? सर पहली बात तो, ऑनलाइन मैंने 11th में जो केमिस्ट्री थी वो गलत टीचर से पढ़ ली थी. तो ये मुझे रियलाइज अच्छा. तब हुआ जब मेरा किसी भी केमिस्ट्री पेपर में 100 के ऊपर स्कोर नहीं जा रहा था. क्योंकि सर, ओके. हाँ, उन्होंने फिर फॉर्मूला बेस्ड और काफी सुपरफिशियल केमिस्ट्री पढ़ा रखी थी. तो फिर मैं समझ गया था केमिस्ट्री ही मेरा मतलब गेम चेंज कर गया था. सर 12th में सिलेक्शन मेरा केमिस्ट्री से ही रह गया था. 122 थे मेरे, जबकि वो पेपर काफी आसान था केमिस्ट्री का.
तो केमिस्ट्री में समझ गया था ड्रॉप ईयर में सर मुझे काम करना है, इसी सब्जेक्ट पे काम करना है। फिजिक्स मेरी मॉडरेट थी सर, इतना भी मतलब मुझे वो हाइट नहीं थी, बट जब 25 का पेपर हुआ तो मैं ये चीज समझ गया था कि फिजिक्स में आप भले कम परफॉर्म करो बट बायोकेमिस्ट्री आपका 500 प्लस होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो मैंने उस चीज पे मतलब मेरा काम पूरा था बायो और केमिस्ट्री पे फोकस था। फिजिक्स तो मैं करता जा रहा था, दिन में मतलब 5-6 घंटे ही देता था फिजिक्स, तो बाकी सारा टाइम बायोकेमिस्ट्री। नहीं, 5-6 घंटे भी बहुत होते थे। तुम अगर दिन में 5-6 घंटे फिजिक्स को देते थे तो तुम टोटल दिन में पढ़ते कितने घंटे थे? सर मैं मतलब 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, 1 बजे तक मैं पढ़ता था, मतलब हाँ बीच में कुछ नहीं सर, हाँ कुछ भी नहीं। और उसके बाद 1 से 1:30 मैं खाना वाना खाता था, मम्मी दे जाती थी टिफिन मेरी लाइब्रेरी में। और फिर हाँ 1:30 से 2 मैं अपना दोस्तों वगैरह से बात करके 2 बजे से पढ़ना चालू करता था, फिर 6:30 तक पढ़ता था, 6:30 से 8 तक मैं फिर से टेरेस पे अपना टहल लेता था। उसके बाद 7 से 9:30 पढ़ के घर आके खाना खाता था, क्योंकि 9:30 बजे मेरी लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। और फिर उसके बाद सर खाना वाना खा के 11, 1 या कभी कभी 1 या बहुत जोश चढ़ा है तो 2:30 बजे तक पढ़ के सो जाता था, सुबह उठता था 7:30 बजे। ये रूटीन था सर ठीक मेरा। ठीक। ओके, सो देखो, ये एक ना यहाँ से तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई और जो मैं बच्चों को हरदम बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन का हैक है अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो तो। हम्म, घर पे बैठ के जो डिसिप्लिन आपका नहीं बन पाता, लाइब्रेरी में पता नहीं क्या होता है लेकिन वो डिसिप्लिन बन जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना। क्योंकि हाँ, और बहुत सारे लोग भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ना आप अगर मोबाइल लेकर के ना जाओ लाइब्रेरी, है ना, अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन हटा दिए, आपके सामने सिर्फ किताबें, तो लाइब्रेरी आपको ना कहीं मोटिव देता है पढ़ने का। हम्म, यहाँ पे एम्स में भी मैंने देखा है कि एम्स की लाइब्रेरी में भी आपको ना इंडिया का बड़े से बड़ा टॉपर बैठ के पढ़ते हुए मिल जाएगा। मतलब वो भी अपने रूम पे बैठ के नहीं पढ़ रहा, जबकि उसका रूम वहीं बगल में है, 10 कदम दूर हॉस्टल में, लेकिन तब भी वो लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़ रहा है। सो डेफिनेटली यार, लाइब्रेरी एक बहुत ऐसा चीज है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनका डिसिप्लिन घर पे नहीं बन रहा होता, उनका लाइब्रेरी में बन जाता है। एफिशिएंसी दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। हाँ, एफिशिएंसी भी आ जाती है लाइब्रेरी में। यस, एंड जो तुमने अपना शेड्यूल बताया, सो अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल तुम कम से कम दिन में 12-13 घंटे पढ़ रहे थे, है ना? इफेक्टिवली निकल रहा है। कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते होंगे जिस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, थोड़ा सा डिप भी होता होगा, लेकिन ओवरऑल यू वर मैनेजिंग इट। हाँ, वो मैं कोप अप कर लेता था सर नेक्स्ट डे अपना, जो छूटता था। हाँ, ओके। एंड जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे एज ए ड्रॉपर तुमने दोबारा से पूरी कोचिंग नहीं करी, है ना, तुमने सेल्फ स्टडी के लिए ही मोस्टली अपना टाइम दिया। मोस्टली सर केमिस्ट्री पे ही मेरा फोकस था, 11th-12th की एनसीईआरटी पे होगी। ओके, और जो तुमने कोचिंग ज्वाइन करी थी ड्रॉप में स्टार्टिंग में, वो तुमने कुछ दिन बाद छोड़ दी थी क्योंकि तुमको समझ में आ रहा था कि लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो रहे, जितने रिक्वायरमेंट तुमको नहीं है। वही वही सर, इररिलेवेंसी ज्यादा हो रही थी, रेलेवेंसी कम। एग्जैक्टली कुछ चीजें यार, देखो क्या होता है, हरदम में एक सीक्वेंस होता है तैयारी करने का एग्जाम का। लेक्चर्स आप एक बार देखते हो और तभी आप बना लेते हो नोट्स। हाँ ये। उसके बाद अगला स्टेप आपका होता है सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहते हो और नोट्स पे पलट के आते हो जहां आपको डाउट होता है, लेकिन आप दोबारा लेक्चर देखना नहीं जाते, चाहे आपको कोई सा भी ड्रॉप क्यों ना हो। आप लेक्चर पे तभी आते हो जब आपको लगता है कि अब आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, हाँ ये। और आपका इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे कि आपको लगता है कि आपका पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही गलत था। तब आप फिर कुछ लेक्चर्स पे या तो वापस आते हो, कोई नया टीचर देखते हो। हाँ, जैसे तुमने मुझे बताया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप ईयर में क्या करेंगे, फिर से कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, फिर से जीरो से लेक्चर देखना शुरू करेंगे। आपको जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। जो वीक टॉपिक सर 11th-12th में उनके रह गए होंगे, वही वो ड्रॉप ईयर में भी रह जाएंगे, हाँ क्योंकि वो फिर से जीरो से ही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो क्या करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे और वीक टॉपिक वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और जो वीक थी, जो वीकनेसेस फिल करनी थी, वो कभी वो करेंगे ही नहीं, कभी टाइम ही नहीं देंगे उस चीज को। एग्जैक्टली। एंड तो तुम्हारा मुझे समझ में आया कि जो तुमने किया वो एग्जैक्टली तुम बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपली जो चीज सही होनी चाहिए वो तुमने करी थी, कि तुमने अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किया। तुम्हें जब समझ में आया कि इररिलेवेंट चीज बहुत ज्यादा हो रही है। एंड एक चीज और भी देखी है कि जो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, कई बार वो चीज एग्जाम से बहुत दूर होती है, वही। मतलब एग्जाम से रिलेवेंट नहीं होता जो तुमने टर्म यूज किया था, और वही वो टेस्ट में पूछते हैं, फिर टेस्ट में भी हमारा स्कोर नहीं आता। जैसे सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, एनसीईआरटी में सिर्फ हाँ एनेंशियोमर का दिया, और एनेंशियोमर की 4-5 हाँ प्रॉपर्टी दी है कि हाँ उसमें ये सेम होता है। तो अब कोचिंग वाले क्या हम्म, करेंगे सर, उसमें आरएस भी पढ़ा देंगे, उसमें आपको वो डीएल कन्फिगरेशन भी पढ़ा देंगे। वो एनसीईआरटी में सर डीएल कन्फिगरेशन खाली इतना सा लिखा कि अगर लास्ट पैरेलल कार्बन पे OH या NH2 ग्रुप लेफ्ट पे तो एल होगा, राइट पे तो डी। बट कोचिंग में सर वो इतना हाँ ज्यादा पढ़ाते हैं, और ऑप्टिकल में सर इतना ज्यादा घुसते हैं, 13-13 लेक्चर पढ़ाते हैं, तो वो टोटली यूजलेस है। क्योंकि सर मैंने हाँ 38 ईयर के नीट के पीवाईक्यू किए थे एमटीजी बुक से, उसमें मुझे एक भी आरएस का क्वेश्चन नहीं मिला, एक भी। तो मेरे लिए वो यस एग्जैक्टली। तुमने तुमने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। देखो क्या होता है कि आज से ना जो 20-25 साल पहले जो पेपर्स हो रहे थे, जो तुम्हारे पापा लोगों ने दिए होंगे सीपीएमटी टाइम के, हम्म, है ना, उस टाइम के पेपर्स में डीएल आइसोमेरिज्म, आरएस आइसोमेरिज्म ये आती थी। वही। ये तब के पेपर्स क्या है।
और कोचिंग के टीचर्स होते हैं हमारे बुढ़े पुराने, उनको तब से आदत पड़ी पढ़ाने की, वो पढ़ाएंगे भले ही वो चीज रेलिवेंट ना हो, इस प्रोबेबिलिटी में कि बाई चांस कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो कहने को हो जाएगा कि देखो हमने तो पढ़ाया था, जबकि एग्जाम के हिसाब से वो चीज काम की नहीं है। तो हरदम क्या है ना, हमको ये चीज देखना है कि क्या कंटेंट हमारे एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और हमको उसी पर स्टिक करना, बाकी चीजें हम कट शॉर्ट कर सकते, खास करके ऐसे टाइम पर जब एग्जाम हमारा पास में हो। और आप कम सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, मच मोर इंपॉर्टेंट है रेदर देन बहुत सारे को आप एक आध दो बार करके जाओ। सर मुझे बेसिकली मैं आपको सच बताऊं तो मुझे मतलब केमिस्ट्री में अभी भी मुझसे कोई कहे कि आप उसमें बॉन्ड लाइन में सिस और ट्रांस पहचानो, तो मैं नहीं पहचानता क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ। तो मुझे पढ़ना भी नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं उसे सर? तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। सही बात है। प्रिपरेशन। हाँ, एग्जैक्टली दैट्स द राइट थिंग एक्चुअली। मुझे समझ में आता है कि जो बंदा सेलेक्ट हुआ है उस बंदे के ना मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हरदम देखे। एक, उन्होंने हरदम ना अपना सिलेबस जो था, अपना जो मटेरियल था बहुत कंसाइज किया, बहुत प्रिसाइज रखा, वो इधर उधर बहुत ज्यादा लाइन डायरेक्शन से भागे नहीं। दूसरा, जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी से स्टिक करके चलोगे और सिलेबस अपना स्टिक रखोगे उतना जल्दी आप सिलेक्ट होगे। एक चीज मैंने और देखी, जितना मल्टीपल टाइम्स आपके एनसीईआरटी के रिलेवेंट सिलेबस जितना बार रिवाइज होगा उतना ज्यादा आप जल्दी कर पाओगे। एक बच्ची थी जिससे कल मेरी बात हुई, उस बच्ची ने बोला कि सर मैंने सिर्फ नीट के 38 इयर्स के पीवाईक्यू ही किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स, और उस बंदी का स्कोर आ रहा है इस बार 510। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यार सोचो उसने और कोई मॉड्यूल्स नहीं किए, सिर्फ पीवाईक्यूज किए। वही है ना। सो दीज थिंग्स मैटर, एंड जितना ज्यादा आप क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो उतना जल्दी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सुयश मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कोई टेस्ट सीरीज इस साल फॉलो करी थी? टेस्ट सीरीज सर मैं मोशन में था, तो मैंने मोशन में एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आती है, वो जनवरी से स्टार्ट होती है फुल सिलेबस की। तो जनवरी से मैंने नीट तक 19 टेस्ट दिए थे, 19, और नीट से रीनीट के बीच में मैंने 4 टेस्ट दिए थे। और सर टेस्ट सीरीज के अलावा मैंने नीट प्रेप एक ऐप है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मैं सिर्फ बायो की, और केमिस्ट्री कभी कभी मन करता था तो कर लेता था, बट बायो मेरा रेगुलर था कि मैं 180 क्वेश्चन डेली करता था, डेली। हाँ, मतलब नीट प्रेप ऐप का मुझे इंटरफेस काफी अच्छा लगता है, मुझे सही लगा हुआ है। और उसके जो और बायो का तो देखो, जैसे तुमने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया तो तुमको पता ही होगा कि मैं हरदम कहता हूँ कि बायो का जैसे आपका सिलेबस एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाए या फिर फरवरी के टाइम से, तो एक एफएसटी रोज देना ही है। मतलब 90 क्वेश्चन एक फुल सिलेबस पेपर देना ही है आपको रोज, ताकि आप अपने वीकनेसेस फाइंड आउट कर सको। तो डेफिनेटली तुम 180 क्वेश्चन करते थे तो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। और बहुत कोई अच्छा स्कोर भी नहीं आता था, मेरा लास्ट टेस्ट में 283 था बायो में, बट मैं पैनिक नहीं हुआ सर। अच्छा। मैं पैनिक नहीं हुआ। 19 जून को मैंने पेपर दिया, मेरा 283 आया, बट मैं सोचा कि सर नीट के पेपर होते थे, मैंने जितने पेपर हुए, मणिपुर हो गया और रीनीट जो सर 1563 बच्चों के लिए हुआ था 2024 में, वो भी किया। तो मेरा किसी पेपर में सर 350 से नीचे नहीं गया था, तो मैं ये कॉन्फिडेंट था कि मॉक टेस्ट में मैं भले कम स्कोर करूं बट मैं नीट में कर लूंगा, और मेरा नीट में सर 350 बनाया बायो में। तो एनसीईआरटी रेलेवेंसी एक्चुअली मुझसे भी लाइव सेशन में बच्चे पूछते थे सर कि हमारा बायो का स्कोर कम आ रहा है, मैं कहता था कितना आ रहा है, तो बच्चे कहते थे सर 300 के आसपास आ रहा है, 310 आ रहा है। तो मैं उनसे कहता था कि तुम्हारा 310 स्कोर इज गुड स्कोर, क्योंकि पेपर इतने ज्यादा टफ बनाए जा रहे थे बायो के कि उसमें 310 नंबर का मतलब ही कि बंदा फाइनल एग्जाम में अगर पेपर सही आएगा बायो का तो 340 350 स्कोर कर लेगा, बिकॉज लेंदी क्वेश्चन थे जो हमारे टेस्ट सीरीज के बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एआर क्वेश्चन थे। एंड इस बार एक प्रॉब्लम और जो हुई कि पेपर इतना इजी आया बायो का, कुछ क्वेश्चन थे वन लाइन आए, बहुत कि बच्चों ने जिनको बहुत ज्यादा टफ पेपर करने की आदत थी उनने वो क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन करने की उनको आदत नहीं थी। तो क्योंकि क्या होता है टफ क्वेश्चन आपको हरदम आप उसमें टफ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कम करते हो, क्योंकि आप रुकते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाता है आपके सामने। सर एक दोस्त था, उसने न्यूक्लियोसोम को जल्दीबाजी में क्रोमोसोम मार दिया, तो गलती है। एक वो प्रोटोप्लास्ट वाला क्वेश्चन आया था, वो भी बच्चों ने गलत किया, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत गलत हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने क्या होता है हम टफ के चक्कर में भागते हैं, लेकिन अगर आपने इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है कभी भी तो वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। एक आईआईटी लेवल की फिजिक्स जिसने पढ़ रखी है ना, तुम आईआईटी वाले बंदे को एक बार नीट का पेपर देके देखो, सिंपल पेपर, उसको भी स्टार्टिंग में एक दो पेपर में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको आदत नहीं होता इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि उसका दिमाग हरदम उस मोड पे ही चलता है, बहुत हाई मोड पे चलता है। सिंपल मोड पे थोड़ा सा लौट के आने में उसको टाइम लगेगा। ये तो है ना। अच्छा, तो और फिर तुमने जैसे तुमने फिजिक्स में क्या क्या किया था साल भर, केमिस्ट्री में क्या क्या किया था, बायो में क्या क्या किया था? जैसे लेक्चर्स तुमने फिजिक्स में जितना किया उतना आउटकम तो नहीं निकला, बट मैंने एमआर सर थे पीडब्ल्यू में टीचर,
उनके नोट्स किए थे, और हाँ 38 ईयर अपने नीट के पीवाईक्यू, एक एमटीजी की बुक आती है उससे किए थे मैंने, और हाँ। जेई मेन में मैंने 5 ईयर के किए थे 2021 से 2026, बस और कुछ भी नहीं किया था। और इनमें से सर और क्वेश्चन मॉड बुक मार्क कर लिए थे, तो वही मैं बार बार रिवाइज, हाँ और कुछ भी नहीं किया। ओके। और अच्छा मतलब तुमने भी बहुत लिमिटेड मटेरियल ही यूज किया था। एमआर सर ने खैर शायद फिजिक्स में क्वेश्चंस काफी करवा रखे हैं ऑलरेडी बहुत नोट्स में ही, है ना? तो जैसे तुमने कोई मॉड्यूल्स वगैरह किए थे इसके अलावा फिजिक्स में? मॉड्यूल मैंने बस खरीद के रखे थे, मैंने आज तक नहीं किए, छुए भी। ओके, लेकिन स्टिल यू डिड वेल बिकॉज यू क्योंकि तुम्हारा कंटेंट बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज था फिजिक्स का, है ना? और व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में तुमने कैसे किया था? सर केमिस्ट्री में प्योर एनसीईआरटी था। मैं मतलब केमिस्ट्री में मैंने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देखा था, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाकी इनऑर्गेनिक मैंने एनसीईआरटी से ही करी थी, कोई लेक्चर नहीं देखा। और ऑर्गेनिक, ओके ऑर्गेनिक में सर मैंने पीडब्ल्यू से ही पंकज सर से की थी, नोट्स किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ही करी थी मेनली, मतलब बाद में मैंने नोट्स छोड़ दिए थे, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पे एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया। और फिजिकल में भी नोट्स और एनसीईआरटी थ्योरी लाइन टू लाइन, बस और कुछ भी नहीं किया था। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज फिजिकल ओके में भी करी थी। ओके। तो तुमने एनसीईआरटी पे स्टिक किया था। अच्छा, फिजिकल के जैसे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होते थे उसमें, है ना? मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, उसको तुमने कैसे मैनेज किया था? जैसे तो बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत लंबे कैलकुलेशन थे। यूनिक में सर ऐसे होते थे कि 70 क्वेश्चन होते थे, जैसे 70 क्वेश्चन थे जहां तक मुझे याद है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो उसमें मैं जैसे देखा हाँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एसिड बेस बोल रहा है पहचानने को, मैं कर लूंगा, छोड़ दिया। सेकंड देखा मैं कर लूंगा, फोर्थ पे फिर मान लीजिए फिफ्थ पे कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया, तो मैं उसका मतलब सोचता था कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, फिर मैं गूगल पे चेक कर लेता था, अगर वो सच में ऐसा हुआ तो छोड़ दिया। तो अच्छा ओके। सो हाँ ओके। तो मतलब कैलकुलेशन कई क्वेश्चंस के करते ही नहीं थे, तुम सीधे सॉल्यूशन पे एक दिमाग लगा लेते थे और आगे बढ़ बस यही जाते थे करता था। कि इसका ऐसे हो। और जो यूनिक लगता था हम्म उसपे मतलब सर्कल कर लेता था, कि जैसे मान लीजिए कोई रूट आई है सर 26 वगैरह, उसमें आंसर आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन ही याद कर लेता था कि बाई चांस अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो मैं वैल्यू टिक कर दूं। क्योंकि सर केमिस्ट्री में ओके एक क्वेश्चन आ गया था 2022 में शायद आया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है वो, उसका 219.3 कुछ समथिंग आंसर था। अब नीट में ऑप्शन जब आए तो वो 219.2, 219.3, 0.4, 0.6 ऐसे आ गए। तो वो जिसने क्वेश्चन किया होगा उससे उतना राउंड ऑफ में मतलब फालतू दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा, प्रिसाइज आंसर मार्क करके चला गया। तो वो जब मैंने क्वेश्चन देखा, ओके। तो मैं जब सोचता था कि हाँ हाँ क्वेश्चन सिंपल है, पर इसका थोड़ा सा डेटा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तो मैं क्वेश्चन ही याद कर लेता। तो मैंने ये चलो ठीक है ठीक है। तो तुमने एक एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तुमने यूज की कि आई एम डायरेक्टली मैं याद कर ले रहा हूँ इसके आंसर को ही क्वेश्चन के साथ, कि अगर बाई चांस ही आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि बाई चांस अगर 100 में से एक आधा क्वेश्चन को ऐसा फंस गया तो कम से कम वो क्वेश्चन हमारा एक एक्स्ट्रा एज हमको मिल जाएगा एग्जाम में, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे टिक करके आ जाएंगे। जैसे मैं ना फिजिकल के क्वेश्चंस के बच्चों को बोलता हूँ कि इतने टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज कर लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, फटाफट कैलकुलेट करो आगे बढ़ जाओ। बस कैलकुलेटर यूज करने के लिए मैं और कहीं पे भी नहीं बोलता, लेकिन फिजिकल एनसीईआरटी के लिए मैंने बोल रखा था कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, है ना? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम वेस्ट करना, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। और आयोनिक में सर एंडिंग में 20-30 क्वेश्चन होते थे, वो कंसेप्चुअली भी बहुत टफ होते थे, तो वो मैं स्किप ही कर देता था। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल एक बार दो हाँ बार पढ़ने पे भी नहीं समझ आ रहा है सोल्यूशन उसका, तो मैं स्किप कर देता था, क्योंकि उतना आएगा भी तो सर कोई कर नहीं हाँ। पाएगा पेपर में। एक्चुअली ना नीट की तैयारी में ऐसा ही होता है ना कि जैसे मान लो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, और मेरा कहना होता है कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन को आप एक बार, जब आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन को आपने एक बार किया आपसे सॉल्व नहीं हुआ, दूसरी बार किया सॉल्व नहीं हुआ, तीसरी बार किया सॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हाँ, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन अब आपको सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को 10 बार करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। sure, जो नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है अभी। तो हम क्या टाइम बाउंड होकर के जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हम बहुत ज्यादा टाइम बाउंड होकर नहीं चल सकते। नहीं वो चीज आप पे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करेगी तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। टाइम बाउंड होने के लिए आप करते हो, आप देते हो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम वाले दिन केवल आपने जो सीखा हुआ आप टैलेंट देख रहे हो, टैलेंट डेवलप तो आप करते हो घर पे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब आप बहुत ज्यादा टाइम बाउंड होकर चलोगे तो अंडर प्रेशर आप वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे, कि मल्टीपल अप्रोचेस जो आपको क्वेश्चन की लानी है एक ही क्वेश्चन को सोचने की, वो नहीं हो पाती। ओके। सो और जैसे ये तो हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री का, व्हाट अबाउट बायो? बायो में तुमने कैसे किया था? सर बायो मैंने टीचर से खाली जेनेटिक्स पढ़ा था, और ये जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। बाकी सर मैंने सारा चैप्टर एनसीईआरटी से ही कवर किया था बस, मतलब मैंने सेल्फ रीडिंग करी और थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया नीट था बायो का? नीट ओनली नीट पे। नीट नीट पेप। तो नीट पेप से जो क्वेश्चन है वो तुम एक दिन में अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन कर रहे थे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट? स्टार्ट में तो सर जैसे हम 90 जनवरी, में करता था हमेशा, जैसे हम 90। अच्छा जुलाई अगस्त से जो तुम कर रहे होगे स्टार्टिंग में, उसके बाद उसके बाद तुमने बढ़ा था? हाँ, हाँ उसके बाद मैंने जनवरी से सर 180 स्टार्ट कर दिए थे फुल सिलेबस।
ओके, सो विथ टाइम तुमको जो एनसीईआरटी जैसे था तुम्हारा ग्रिप इंप्रूव होती जा रही होगी, विथ टाइम तुमने बायो को टाइम देना बढ़ाया था या कम कर दिया था, मतलब क्या तुमको नीड हुई थी? सर मैं डेली 2-3 यूनिट पकड़ लेता था, रिवाइज करता था। बायो मेरा दिन का सर मतलब 5 घंटा 5.5 घंटा रहता था विद क्वेश्चन। ओके, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट क्योंकि चूंकि तुम ओवरऑल टाइम ही इतना सारा दे रहे थे, तो बायो तुम 5 साढ़े 5 घंटे मैनेज कर पा रहे होगे। यूजली एक नॉर्मल बच्चा जो 8 9 घंटे पढ़ पाता है ना, जो 12 13 घंटे नहीं पढ़ रहा है, उसको मैं मोस्ट प्रोबेबली कहता हूँ कि बायो अगर आपने 3 साढ़े 3 घंटे कर ली तो आपका हो जाएगा। आराम से। बट मेरा ना हरदम से कहना ये होता है कि बायो स्टार्टिंग से इतनी सारी करते चलो और एफएसटीज करते हुए चलो स्टार्टिंग से, कि लास्ट तक आते आते बायो को आपको केवल मेंटेन करना पड़े, आपको टाइम ना देना नहीं, पड़े असल में ज्यादा। मैं इसलिए मुझे टाइम लग जाता था क्योंकि मैं जब चैप्टर रिवाइज करता था मुझे हमेशा फोमो रहता था, तो मैं 9 to 9 ही करता था। तो और ओके। मेरा ये था कि सर एनिमल किंगडम में जैसे कई जगह है कि मोस्टली डायोसियस, कहीं लिखा है यूजुअली ओविपेरस, तो मैं मोस्टली और यूजुअली वर्ड्स भी रिवाइज करता था कि बाई चांस अगर वो यूजुअली की जगह मोस्टली लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म तो उस इसलिए मुझे हम्म थोड़ा हम्म टाइम भी हम्म लगता हम्म था, मैं कीवर्ड्स भी रिवाइज करता चलता था साथ साथ में, तो थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट हो हम्म जाता हम्म था हम्म भाई। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, जब आप बायो के पेपर्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, एफएससी आप जवाब देते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद करते करते भले ही किसी चैप्टर के आपके क्वेश्चन सारे सही भी हो रहे हो, आपके अंदर से एक इंटरनल डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है कि ये चैप्टर देखे हुए बहुत टाइम हो गया, एक बार नजर फेर लेता हूँ, भले ही आप उसके क्वेश्चन बन भी क्यों ना रहे हो, और तब आप लाइन बाय लाइन रिवाइज करते हो उस चैप्टर को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। उसी में टाइम लगता है सर, काफी टाइम लगता है। हाँ, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो ना आप कितने ही आपकी बायो अगर पूरी 360 में 360 पे आ रही है ना, तो भी आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन लाने के लिए आपको एक बार बायो की लाइन बाय लाइन नजर मारनी ही पड़ती है। बट बायो एक आधा बार लाइन बाय लाइन नजर मारना ठीक है, सिर्फ बायो लाइन बाय लाइन नजर मारते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, वो गलत है। वो तो गलत है, पता ही नहीं चलेगा ना गलती कहाँ हो रही हाँ, और ऊपर से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स कभी बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। आपको नई चीज नहीं भी आती होगी तब भी आप आंख के सामने नजरों से गुजर जाएगी और आपको लगेगा वो आपको है। आती और है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सर ये भी पता चलेगा कि मतलब कई बार होता है कि बायो में कुछ गलत इंटरप्रेट करके याद कर लेते हैं एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन वही हाँ होते हैं, हाँ हाँ कई बार हाँ मेरे हाँ साथ हुआ है। एग्जैक्ट सर बायोटेक्नोलॉजी में हाँ। मुझे याद तो नहीं आ रहा, कुछ क्लोरोमाइसिन से रिलेटेड ही दिया हुआ था, टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड। हम्म, तो उसमें मैं कुछ गलत हाँ। इंटरप्रेट कर रहा था लाइन, तो वो जब मेरे टेस्ट में आया एक्स गैल बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कलर वगैरह कुछ था, तो फिर मैं उसमें गया स्टार्टिंग, हम्म, तब मैंने देखा हाँ मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा था, पेपर में आता तभी मैं गलत करता। हाँ, देखो बायो लोग तो सोचते हैं बायो रटने वाली चीज है, पर बायो को भी आप फिजिक्स की तरह अप्रोच करो। ये कॉन्सेप्ट बनाने हैं और चीजें हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है, कि ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, तो वो हमको बायो में भी हमारा हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आना है। वही। तो हमको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि पहले ये दिया था, उसके बाद ये दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे ये है, और यहाँ पर मोस्टली यूज किया था या यूजुअली यूज किया था कि ऑलवेज यूज किया था, ये टर्म्स भी आपको याद हो एग्जाम में, हम्म, कि ये लाइन स्पेसिफिकली ऐसी लिखी हुई है, ताकि आप आंसर सही टिक कर सको। और यूजली क्या होता है कि आपको पढ़ के वो चीज नहीं आ पाती, क्वेश्चन कर करके वो चीज याद हो जाती है। थोड़ा रिग्रेट सर ये बात का रहता है ना बिकॉज कि मैं हाँ 5000 के अंदर आ सकता था। असल में मेरे साथ एग्जाम सेंटर पे क्या हुआ कि हम सर बॉटल में ओआरएस ले जाते थे मिला के, तो हमारी बॉटल वो जमा करवा ली, जबकि ब्रोशर में है कि आप हाँ बॉटल ले जा सकते हो। तो उसके हाँ। सर क्या हुआ कि पेपर से 1 घंटा पहले मैं एग्जाम में घुस गया था, तो मेरे थोड़ा फैट ज्यादा है, तो पसीना बहुत आता है। तो फिर अच्छा। वो डिहाइड्रेशन हो गया मेरा सर, यहाँ पे इतना दर्द होने लगा, तो जब मैं पेपर कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मुझे मेरा कोई सर पुल कर रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ उसकी वजह से हाँ ना हाँ हाँ। परफॉर्मेंस में काफी ड्रॉप आया। जैसे एक बायो में क्वेश्चन था सर, मेरा एक गलत हुआ था एक छोड़ा था, तो 351 था। तो गलत तो सर असर्शन रीजन हुआ, वो तो मैं नहीं कर सकता कुछ उसका। बट एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, हाँ। उसमें ग्रोथ रेट जीरो आ रहा था, डीएन बाई डीटी न्यूमेरिकल था। तो अब मैं सोच रहा था कि हम्म। जीरो ऑप्शन में क्यों नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। लेकिन जो इनिशियल दिया था ओ। वही तो फाइनल होगा, तो 10 पहले दिया था तो 10 ही मिलियन बाद में भी आता था। तो डिहाइड्रेशन की वजह से सर ऐसी भी गलतियां हुई हैं 4-5 सवाल में। तो ये थोड़ा बस। हाँ यार, देखो, ये एक चीज मैंने देखी है कि बच्चे चूंकि छोटे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, सब 18 19 साल के, ज्यादा से 20 साल के हैं, तो एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं लोग अपने हिसाब से नियम बताते हैं, हम्म है ना। यही चीज जब हम पीजी का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पर हमसे कोई ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सारे डॉक्टर्स हैं हम्म और पढ़े लिखे लोग हैं, ये नियम आपको खोल के दिखा देंगे कि सर देखो ये नियम ऐसा नहीं ऐसा बोल रहा है। पर बच्चे क्या होते हैं, थोड़े मासूम होते हैं। डेफिनेटली मैंने कई स्टोरीज ऐसी भी सुनी कि बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जामिनर एग्जामिनर बात कर रहे थे, गपिया रहे थे खड़े होकर, कि हमें डिस्टर्ब हो रहा था पेपर देने में। सर मेरे अभी और मैं ये बच्चों को बोलता कम हूँ, हुआ था हाँ, सर। मैं कहता हूँ कि यार आप एग्जाम देने गए हो, आपका भविष्य वाली बात है, आपके पास हक है, आप मना कर सकते हो उनको, सर प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल। क्योंकि उनको वहां एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए रखा गया है ना। कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हैं, नियम उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। हम्म ऐसा नहीं है वो बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने आए तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जबरदस्ती।
सो डेफिनेटली यार, अगर तुम्हारा वाटर बॉटल तुम्हारा रख लिया था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस को, क्योंकि इतनी गर्मी में पेपर देना 3 घंटे बैठ करके, वो भी 1 घंटे पहले चले जाओ आप और आधे घंटे बाद तक आप छूट पाते हो, वही 4 साढ़े 4 घंटे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। दैट तो आई कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम देने वाले के लिए भी दिक्कत होती है, एग्जामिनर्स को भी प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में एग्जाम लेने में, लेकिन क्या करें, हमारे साथ मजबूरी है कि हमको टाइम स्लॉट वही मंथ्स का चूज करना पड़ता है एग्जाम के लिए, ये क्योंकि सेशन हमको शुरू करना है जुलाई अगस्त से एमबीबीएस का। ओके, सो सुयश, और क्या तुमको तुम्हारे 3 साल का जो एक्सपीरियंस है 11th 12th का और फर्स्ट ड्रॉप का, क्या क्या गलतियां थी जो तुमको समझ में आता है कि बच्चे करते हैं, तुमको लगता है कि तुम अगर नहीं करते तो तुम्हारा परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता? पहली गलती है सर 11th 12th में सुबह उठ के जो मन में आया वो पढ़ लेना। ये सबसे बड़ी गलती थी कि हम्म। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। मैंने ड्रॉप ईयर में सर हम्म। इस बात पे काम किया था कि मैं रखा था साथ में अपने, मैं यहाँ पे डेली हाँ। डेली के टारगेट लिख लेता था अपने कई सारे। तो ओके। मैं जब हाँ उनको हाँ हाँ। कंप्लीट करता ओके। था, मैं एक कंप्लीट में हाँ क्रॉस लगाते चलता था अपने हिसाब से। हाँ। हाँ, तो ऐसे सर करके मैंने, मेरे पास 3 डायरी थी, ऐसी कर करके मैंने ड्रॉप ईयर में भरी। तो ये हम्म। टारगेट मेकिंग से सर मतलब बहुत इफिशियंसी मेरी निकली और मुझे वो रिजल्ट में भी दिखा। और दूसरी कॉपी की सर हाँ। मतलब टेस्ट में देखा था और मतलब मैं एनालाइज तो करता था कि हाँ मैंने एनालाइज किया, फिर मैं भूल गया, मतलब वही क्वेश्चन आया तो गलती हो गई, चलो अगली बार नहीं होगी, फिर हो जाती थी 11th 12th में। पर सर इस बारी मैंने फिर ये पूरी मिस्टेक कॉपी बनाई थी, स्टार्टिंग से पूरी, ये पूरी कॉपी में स्टार्टिंग से एंड तक मिस्टेक्स ही लिखी थी। मैं इसी को रिवाइज करता था हमेशा। हम्म। तो बाकी ये दोनों चीज सर हम्म। मैंने 11th 12th में नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरा ड्रॉप था, ये मेन कारण। तो देखो, तो एक चीज तो तुमने बहुत अच्छी बोली, देखो नोट डाउन करने का ना एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आप कोई सा भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी काम करो, जैसे ही आप उस चीज को नोट डाउन करने लगते हो, आपकी अवेयरनेस उस काम पे आ जाती है ना, और जैसे ही आपकी अवेयरनेस कोई किसी भी काम पे आती है, वो काम इंप्रूव होना शुरू और हो जाता अच्छा है। लगता है सर, अंदर से यूफोरिया लगता है कि हाँ कुछ तो मैं कर रहा हाँ, हूँ, कुछ तो उखाड़ रहा हूँ यहाँ बैठ के, बस थोड़ा सा ये अवेयरनेस। एग्जैक्टली। जैसे जैसे कुछ लोग, जैसे वो होते हैं ना जो लोग डाइटिंग करते हैं, उनको पहला स्टेप कहा जाता है कि आप रोज क्या खाते हो नोट डाउन करना शुरू कर दो। जैसे ही आपका दिमाग इस बात पर ध्यान जाता है कि आप क्या खा रहे हो, अपने आप आपकी अवेयरनेस आ जाती है कि यार ये चीज हेल्दी नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं खानी चाहिए। सेम गोज विद टाइम। आप टाइम नोट डाउन करना शुरू कर दो कि आप दिन भर में कहाँ स्पेंड कर रहे हो, अपने आप आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी किस जगह पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो और क्या सही तरीका है उसको स्पेंड करने का। गलत चीजों पे स्पेंड करना आप अपने आप कम कर दोगे, सही चीज पे अपने आप बढ़ा दोगे, और थर्ड गलती है सर ना? ये हुई थी कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। ये सर सबसे बड़ा हाँ। मिथ है, जो टीचर्स कहते हैं हमें ब्लाइंडली फॉलो करो, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। लेकिन हाँ। सर टीचर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इस बार केमिस्ट्री के पेपर में बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, एंड का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाँ। उसमें क्या हाँ। हुआ हाँ। कि टीचर सर काफी स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ग्लूकोज हो गया, मेनोज हो गया, वो कायरल कार्बन काउंट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। सर उसके उस चैप्टर में से एक टेबल से क्वेश्चन आया, उसमें कई सारे विटामिन उनके सोर्सेज आ गए मैथ में। तो वो सर अगर हम्म। प्रैक्टिकली आपने बुक से याद नहीं किया, मतलब रट्टा नहीं लगाया, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता आपका। ये टीचर को ब्लाइंडली हम्म। फॉलो करने की थोड़ी सी गलती हो सकती है अगर टीचर अच्छा ना हो तो थोड़ा सा सर हाँ। एनसीईआरटी स्टिक हमेशा रहना चाहिए, मतलब क्लास में जो पढ़ा पढ़ के एनसीईआरटी में हम्म। देखता था मैं, और जो एनसीईआरटी में नहीं होता हम्म। था उसको काट के भूल जाता था कि मैंने पढ़ा भी है कभी। और मैं बार बार वही एनसीईआरटी ही रिवाइज करता था और कुछ भी मैंने नहीं किया था। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो एग्जैक्टली। बच्चे करते हैं, केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी को इग्नोर करना। मैं बच्चों को इसलिए बोलता हूँ कि आप टीचर के लेक्चर्स फॉलो करो और नोट्स फॉलो करो, ठीक है, ये आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स जो करवा देते हैं एनसीईआरटी काफी सिंप्लीफाई करवा देते हम्म, हैं, लेकिन उसके बाद एक बार एनसीईआरटी खोल करके क्रॉस चेक जरूर करो कि छूट क्या गया है, वही जो नहीं इंक्लूड हुआ, और उसको कंप्लीट करो अपने आप से। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, जो तुम कह रहे हो कि भाई हर चीज हो सकता है कि टीचर ने भी ना लिखवाई हो कॉपी में, बिल्कुल। है ना, जो तुम कह रहे हो। और देखो, आजकल ना हर इंसान उतना ईमानदार नहीं है ना। टीचर्स मतलब कई बार ऐसी भी सलाह आपको देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं मोटिव कुछ और छुपा होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज बच्चे के भले की ही हो, वही है ना। हर टीचर पे ये बात अप्लाई नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं थोड़ा बहुत उन चीजों से, है ना। सो डेफिनेटली मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुमको किसी भी एक टीचर के लिए लॉयल होने की जरूरत नहीं है। नहीं। जहां से तुमको सीखने मिलता है तुम वहां जाओ। तुमको 4 लोगों से सीखने मिलता है, एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर्स तुम फॉलो कर सकते हो, करो। तुम करने में कैपेबल हो, तुम कर लो, है ना। सो डेफिनेटली आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना होता है कहीं ना कहीं, और आपको समझना होता है कि क्या चीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है और क्या चीज एक्चुअली आपके भले के लिए बोली जा रही है। जैसे लास्ट में बच्चे महामैराथन ज्वाइन करते हैं, हाँ है वो ना। होती है। मुझे 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 आज तक उस चीज का कभी सेंस समझ में नहीं आया। तुमको सेंस कोई समझ में आया भाई? तुमको समझ में आता, तुम बताओ मुझे कोई रीजन समझ में इसको फॉलो करने का। वो बस एक अर्निंग का सोर्स है, व्यूज का सोर्स है, और
अर्निंग का सोर्स से ज्यादा है कि जो उनको पता है कि जो इस लेक्चर्स को देख रहा होगा ना महामैराथन को, वो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो है। वो आएगा अगले साल ड्रॉप लेकर के, तो कम से कम एक बार मुझसे पहले ट्रेलर लेके गया है तो बाद में मुझे ज्वाइन कर लेगा जब फुल लेंथ पढ़ना होगा तो। एक्चुअली दैट्स द थिंग, पहले भी ये होता था, आजकल तो ऑनलाइन होने लगा, पहले भी क्रैश कोर्स चला करते थे कोचिंग्स के। लास्ट के एक मंथ में, मार्च में, अप्रैल में, एक महीने का क्रैश कोर्स चलता था, मई में एग्जाम होता था अभी भी होता वो था। आजकल क्रैश कोर्स मेरी बंद है। कोचिंग में ही था, मोशन में ही चला था आखिरी के कोई में। हाँ, तो अब हम किसी एक चीज, एक कोचिंग को पिन पॉइंट ना करें, हम तो हाँ, सारा बहुत ओवरऑल सारे जो चीज चल रही है हम उसको बता रहे हैं। हाँ, उसको बता रहे हैं, और हम जो ऑनलाइन और ऑलमोस्ट हर टीचर का ही बता रहे हैं कि क्या है कि उसका बच्चे, कि जिस बच्चे ने साल में कुछ नहीं पढ़ा उसको तो फायदा है कि चलो कुछ उसके दिमाग में चला जाएगा, बट ओवरऑल सिलेक्शन तो उसका भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक एक महीने में पढ़ के किसी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते। नीट जैसा एग्जाम तो नहीं निकाल सकते। हाँ भाई, किसी को 200 नंबर चाहिए हो, केवल कट ऑफ क्लियर करनी हो, है ना, क्वालिफाइंग नंबर से क्लियर करने हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो शायद वो एक महीने पढ़ के निकाल सकता है एग्जाम, सेल बायोलॉजी कर है ना। करके। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ यार, जिस इंसान को कट ऑफ कम रिक्वायर्ड है तो क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो, सिर्फ बायो और केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लो, या सिलेक्शन लो, फ्री हो। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जिनको कम कट ऑफ की भी रिक्वायरमेंट है, जिनको प्राइवेट में भी जाना है, जिनको कम मार्क्स भी चाहिए, स्टार्टिंग से पता है कम मार्क्स में भी उनका काम चल जाएगा, वो लगे हैं स्टार्टिंग से फिजिक्स इरोडोफ सॉल्व करने, तो करो भाई, एचसी वर्मा कर लो, डीसी पांडे भी कर लो, इरोडोफ भी कर लो, फिर आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन भी उठा लो, उल्टा सीक्वेंस फॉलो करो, पहले इरोडोफ शुरू करो, फिर उसके बाद करो एचसी वर्मा, फिर डीसी पांडे करो, फिर आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन करो, फिर मेंस के क्वेश्चन करो, है ना। ओके, सो दैट वाज ऑल फन। तो श्रेयस, कौन सी कॉलेज की उम्मीद लग रही है, कहाँ जाने का मन है इस बार, क्या लगता है मिलेगा? सर मतलब 2024 की कट ऑफ देखें तो 25 में से थोड़ा एबनॉर्मल था, तो उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहा मैं। 24 के हिसाब से सर इस बार बीएसवी लगता है कानपुर, या फिर मोतीलाल तो श्योर है इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट। हेलो, ठीक है, ओके, बोथ आर गुड इंस्टीट्यूट्स, ओल्ड कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना। एंड नीट की जर्नी से तुमने क्या क्या सीखा जो तुम कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में? क्या तुमको लगता है सबसे ज्यादा तुमने नीट की जर्नी से क्या सीखा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? अपार्ट फ्रॉम स्टडी सर, डिसिप्लिन, टारगेट मेकिंग के थ्रू, डिसिप्लिन, हाँ। पेशेंस रखना हम्म, कि मतलब जैसे सर पिछली बार नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा, अगले साल नहीं हुआ इस साल तो कुछ अच्छा ही प्लान होगा, और इस बार भी कैंसिल हो गया तो हम्म, कुछ अच्छा ही प्लान हुआ होगा, तो सर अच्छा ही हुआ। देखिए अगर कैंसिल नहीं होता तो शायद मेरी 30 रैंक आती और शायद सेलेक्ट भी ना होता, इतना मार्क्स लिखता। तो हर चीज हाँ, में मैं ये सोचना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड मूव ऑन करना, ये सबसे बड़ी चीज सीखी मैंने। एग्जैक्टली exactly. बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं, जैसे तुमने सीख लिया कि यार हर दोस्त अच्छा नहीं होता, हाँ, ये तो दोस्तों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में। एक्चुअली दोस्तों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मेरे दोस्त लाइफ में। तुम ये मान के चलो कि तुम जिन 4-5 लोगों के साथ दिन भर अपना टाइम बिताते हो ना, वही तुम्हारा फ्यूचर है। ये अच्छे लोगों के साथ बिताने लगो तो अच्छे होते जाओगे, खराब लोगों के साथ बिताने लगो और हम कब स्लिप हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। भाई, और पेरेंट्स सो को तो डेफिनेटली बुरा मेरा लगता तो, है। हाँ, पापा अलग करने की बात करते थे तो बड़ा बुरा लगता था, मैं कहा इनको क्या पता, ये तो घर हाँ, से दोस्त है, उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। बट पेरेंट बीइंग पेरेंट सर, बात माननी चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, तो मैं कहूंगा माननी ही चाहिए उन्हें। नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी मैं तुमको बोलूंगा कि भले ही सारे लोग जो आ रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, बट सारे लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग होंगे जो एमबीबीएस में आने के बाद अपने आप को इतना इतना तुर्रम खान समझने लगेंगे कि उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, वो आगे शायद अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे बहुत अच्छा, पूरे टाइम वो मौज मस्ती में ही लगे रहेंगे। तो हमको यहाँ पर भी अपने आप को थोड़ा सा छांट करके सेलेक्ट करके लोगों उन लोगों के साथ रहना जिनका हमको फ्यूचर समझ में आ रहा हाँ, हो। डेफिनेटली तुम यही सेम चीजें जो तुमने अभी देखी हैं, वही सेम चीजें अब और थोड़ा रिफाइंड वे में तुम कॉलेज में भी देखोगे। नॉट एवरीवन इज गुड, नॉट एवरीवन इज बैड, एंड just because someone is intelligent, it doesn't mean that he or she is going to be a very good person, ये ये तो है। है ना। so because these are two very different things. पढ़ाई करना अपने आप में एक अलग स्किल है। आपने वो एक बार वो स्किल सीख लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे इंसान हो। just because you are successful in some exam, it doesn't mean that you are going to be a very good person or going to be a very very good doctor in that sense. Okay, so Suyash, it was nice talking to you. इट वॉज ए, तुमने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, रात को 12:30 बजे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को, है ना, बिकॉज टाइम मैं अभी निकाल पाया तुम्हारे लिए। सर आप भी तो रोज बट टाइम यार मुझे निकालते बहुत थे अच्छा, लाइव स्ट्रीम में, उसकी कुछ नहीं है ये। यस, डेफिनेटली आज नहीं यार, और आज मुझे लाइव जाने का मन था, लेकिन मुझे तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा ज्यादा मन था, इसलिए आज मैं लाइव नहीं गया, मैं लाइव कल जाऊंगा। अरे सर, और नहीं नहीं, और यार आई होप तुम अच्छा मेहनत करोगे, मेरे से कांटेक्ट में तुम बने रहना, कभी भी बड़े भाई मान के मुझे कभी भी तुम मैसेज करोगे, मुझसे बात करोगे, मैं डेफिनेटली आई विल गाइड यू।
इन फ्यूचर में भी कोई सी भी दिक्कत है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. ओके सर. एंड आई होप मैं तुम्हारा जो कि तुम अपना मुझे टेलीग्राम आईडी भी शेयर करना ताकि मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि कोई बच्चा जो नीड में हो, जो तुमसे हेल्प मांगना चाहे, जो गाइडेंस लेना चाहे, जितने बच्चों की हेल्प कर पाओ, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर ठीक है प्लेस. ठीक है सर. Whatever we can do from our side, we will definitely do. Okay. ओके सर. So, Suyash, thanks for the talk, and it was a nice podcast. And मतलब मुझे तुमसे भी काफी कुछ आज सीखने मिला, and you have inspired me also. So, thanks for the interview, and definitely be in touch. Okay. ओके सर. And best of luck for your journey. ठीक है सर. Bye bye. बाय. गुड नाइट सर. Bye. Good night.